नमस्ते, वेलकम टू फैंटम दास्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, बुरारी डेथ्स। एक ऐसी कहानी जो सीधे दिल्ली से है, साल 2018 की। एक जगह है बुरारी, वहां संत नगर में एक घर, जिसके अंदर से आप मानिए एक पूरा परिवार, 11 लोग, चुंडावत परिवार, मुर्दा पाए गए। हम्म। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। एक घर, 11 लोग, सब एक साथ, कैसे हो सकता है ये? बिल्कुल। और जिस हालत में वो मिले वो इस कहानी को और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बना देता है। उन 11 में से 10 लोग घर के आंगन में एक लोहे की ग्रिल से लटके हुए मिले। सोचो, क्या? लटके हुए, हाँ। आंखों पर पट्टी, मुंह पर टेप लगा हुआ, हाथ पैर बंधे हुए। और घर की सबसे सीनियर मेंबर 80 साल की नारायणी देवी वो एक अलग कमरे में मिली। उनका गला घोटा गया था। मतलब सीन इमेजिन करके ही एक अजीब सी फीलिंग आती है। पुलिस भी जब पहुंची होगी, उनका क्या हाल हुआ होगा पहली नजर में? तो ये सीधा सीधा मास मर्डर लगता है, इतने लोग इस तरह से बंधे हुए। पर क्या ये उतना सिंपल था? वही तो, शुरू में लगा मर्डर है, पर फिर आज हम इस केस की हर डिटेल में जाएंगे, कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर उस घर में हुआ क्या था। हम्म। तो शुरू करते हैं उस दिन से। 1 जुलाई 2018, संडे की सुबह थी। दिल्ली का संतनगर इलाका बुरारी में। यहां रहता था चुंडावत परिवार। हम्म। इनकी 2 दुकानें थी घर के नीचे ही, एक ग्रोसरी की, एक प्लाईवुड की। और नॉर्मली ये दुकानें सुबह, मतलब काफी जल्दी, 4:30 या 5:30 बजे तक खुल जाती थीं। राइट, रेगुलर रूटीन था उनका। लेकिन उस दिन सुबह 7 बज गए, दुकानें बंद थीं। ये थोड़ा अनयूजुअल था। हाँ, ये पहली चीज थी जो पड़ोसियों ने नोटिस की। खासकर एक पड़ोसी थे गुरचरण सिंह। वो रोज सुबह परिवार के एक मेंबर ललित चुंडावत के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। अच्छा। तो उस दिन ललित वॉक के लिए नहीं आए। गुरचरण सिंह को थोड़ा अजीब लगा, दुकानें बंद, ललित गायब। तो उन्होंने सोचा कि जाकर देखते हैं क्या बात है। करीब 7:30 बजे वो चुंडावत परिवार के घर गए। और वहां क्या देखा उन्होंने? मतलब दरवाजा बंद था? उन्होंने देखा कि घर का जो मेन दरवाजा था वो अंदर से प्रॉपर्ली बंद नहीं था, सिर्फ लैच किया हुआ था, ओह। जैसे कोई बाहर से हल्का सा करके खोल सकता है। हाँ। उन्होंने दरवाजा खोला और सामने जो मंजर था वो उनके लिए एक शॉक था। क्या क्या देखा उन्होंने अंदर? घर का सेंट्रल कोर्टयार्ड था, आंगन जैसा। उसकी सीलिंग पर एक लोहे की मेश ग्रिल लगी हुई थी और उस ग्रिल से 10 लोग लटके हुए थे। 10 लोग एक साथ? हाँ, रोप्स या शायद कपड़ों से? एक साथ 10 लोग। ये- इसमें 2 आदमी थे, 6 औरतें और 2 टीनेजर्स, दोनों 15 साल के लड़के। या अल्लाह, 10 लोग एक साथ लटके हुए। ये तो, इसकी पिक्चर भी नहीं बन पा रही दिमाग में ठीक से। और उनकी हालत, मतलब कैसे लटके हुए थे? वही तो सबसे अजीब, सबसे चिलिंग डिटेल थी। सभी 10 लोगों की आंखों पर एक जैसी पट्टी बंधी थी। सोचो, यूनिफॉर्म पट्टियां। एक जैसी? हाँ, सबके मुंह पर टेप लगा हुआ था। कानों में रुई, मतलब कॉटन प्लग्स, डाली हुई थी। और हाथ हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे। कुछ लोगों के तो पैर भी बंधे हुए थे। हाथ पैर बंधे हुए, आंखों पे पट्टी, मुंह पे टेप। एग्जैक्टली। और एक बहुत ही अजीब डिटेल, 10 लोग लटके थे, लेकिन वहां नीचे सिर्फ 5 टूल मिले। बस 5, जिनका इस्तेमाल शायद लटकने के लिए किया गया था। ये कैसे पॉसिबल है? 5 स्टूल, 10 लोग, मतलब उन्होंने शेयर किए थे स्टूल? और अगर सबके हाथ बंधे हुए थे पीठ के पीछे, तो फिर स्टूल किसने हटाया? ये सवाल तो बहुत कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल। और ये पट्टियां, टेप, रुई, ये सब क्या था? किसी रिचुअल जैसा लग रहा है ये तो, बहुत प्लान्ड। हाँ, लग तो रिचुअल ही रहा है। और वो पट्टियां जो थी आंखों पर। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो एक ही बेडशीट को केयरफुली काट कर बनाई गई थी। सारे पीसेस एक ही कपड़े के थे। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ ये सब किया गया था। और वो सब लोग एक दूसरे के काफी पास लटके हुए थे। एक क्लस्टर सा बना हुआ था ग्रिल से। और नारायणी देवी, घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य, वो कहाँ थी? वो भी लटकी हुई थी। नहीं, उनकी बॉडी एक दूसरे कमरे में मिली, बेड के पास जमीन पर। वो लटकी हुई नहीं थी, उनका गला घोंटा गया था। स्ट्रैंगुलेशन। ओह। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अलग से मारा गया हो, या उनकी मौत का तरीका बाकियों से अलग था। ये बाकी 10 से बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब 10 लोग हैंगिंग से, एक स्ट्रैंगुलेशन से, और घर में कोई और भी था? कोई बच गया? हाँ, एक सर्वाइवर था, परिवार का पालतू कुत्ता टॉमी।
वो घर की टेरेस पर बंधा हुआ मिला, चेन से। कुत्ता? हाँ, वो ठीक था? उसको काफी तेज बुखार था जब वो मिला, लेकिन जिंदा था। अब उसे किसने बांधा वहां, कब बांधा, ये भी एक मिस्ट्री ही है, पर वो बच गया। अब सवाल ये उठता कि ये परिवार था कौन? ये चुंडावत परिवार, या कुछ लोग इन्हें भाटिया परिवार भी कहते थे। क्या करते थे ये लोग? कहाँ से आए थे? देखो, ये लोग करीब 20 साल से सांतनगर के इसी 3 मंजिला घर में रह रहे थे। ओरिजिनली ये लोग हरियाणा के तोहाना से थे। अच्छा, हरियाणा से। हाँ, और यहाँ दिल्ली में इनका अच्छा बिजनेस था, एक ग्रोसरी स्टोर था नीचे और एक प्लाईवुड का काम भी था। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, मतलब स्टेबल थे। पड़ोसियों से भी रिलेशन ठीक-ठाक ही थे। बाहर से देखने पर एक बिल्कुल नॉर्मल, रिस्पेक्टेबल, मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली लगती थी। उनके 2 बेटे थे, भुवनेश जो 50 साल के थे और ललित 45 साल के। ओके। एक बेटी भी थी, प्रतिभा भाटिया 57 साल की, वो विडो थीं और अपने भाइयों के साथ ही रहती थीं। फिर उनकी पत्नियां, भुवनेश की वाइफ सविता 48 और ललित की वाइफ टीना 42। ये तो 2 जनरेशन हो गई। हाँ, फिर तीसरी जनरेशन, प्रतिभा की बेटी थी प्रियंका 33 साल की। उसकी हाल ही में एंगेजमेंट हुई थी और कुछ ही महीनों में शादी होने वाली थी। ओह नो। शादी होने वाली थी। हाँ। हाँ, फिर भुवनेश के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां, नीतू 25 और मोनू उर्फ मेनका 23 और एक 15 साल का बेटा ध्रुव उर्फ दुष्यंत। और ललित का भी एक बेटा था शिवम, वो भी 15 साल का। पूरे 11 लोग, एक भरा पूरा परिवार, 3 जनरेशन से एक साथ रह रही थी। और प्रियंका की तो शादी भी फिक्स हो गई थी। घर में तो खुशी का माहौल होना चाहिए था उस वक्त। ये सब कैसे हो गया? अजीब है। वही तो सबसे बड़ा सवाल था। बाहर से सब नॉर्मल था, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जिसका किसी को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को कोई अंदाजा नहीं था। एक बहुत गहरा राज था इस परिवार का। तो पुलिस का पहला रिएक्शन क्या था? जैसे वो सीन देखा, ऑब्वियसली मर्डर ही सोचा होगा उन्होंने। हाँ बिल्कुल, शुरू में तो ये मास मर्डर का ही केस लग रहा था। सीन ही ऐसा था, इतना वायलेंट और डिस्टर्बिंग, इतने लोग बंधे हुए। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, तो चीजें अजीब लगने लगीं। कुछ बातें फिट नहीं हो रही थी मर्डर थ्योरी में। जैसे कि? पहली बात, घर में कहीं से भी जबरदस्ती घुसने, मतलब फोर्स्ड एंट्री का कोई निशान नहीं था। सब दरवाजे, खिड़कियां अंदर से बंद थे या नॉर्मल थे। दूसरी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि किसी भी बॉडी पर स्ट्रगल के निशान नहीं थे। मतलब जब उन्हें बांधा गया या लटकाया गया, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। स्ट्रगल के निशान नहीं? 10 लोगों पर ये कैसे पॉसिबल है? अगर कोई बाहर वाला अटैक कर रहा हो तो कोई तो लड़ेगा, खुद को बचाने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली, यही सवाल पुलिस के दिमाग में भी आया। तीसरा पॉइंट, घर में काफी कैश और ज्वेलरी थी, सब अपनी जगह पर थी, इंटैक्ट, कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। तो रॉबरी का मोटिव भी रूल आउट हो गया। अच्छा, तो रॉबरी नहीं थी। फिर टॉमी, वो कुत्ता, वो जिंदा था और उसे खाना भी दिया गया था कुछ टाइम पहले। कोई अटैकर कुत्ते को ऐसे क्यों छोड़ेगा? यूजुअली कुत्ते या तो शोर मचाते हैं या अटैक करते हैं। सही बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्लू, घर का मेन दरवाजा अंदर से बंद था। अगर कोई बाहर से आया था मर्डर करके, तो वो दरवाजा अंदर से लॉक करके कैसे गया? कोई एग्जिट का और रास्ता नहीं था। ये सारे पॉइंट्स तो सीधे सीधे मर्डर थ्योरी के खिलाफ जा रहे हैं। तो फिर पुलिस ने क्या सोचा? सुसाइड? पर 11 लोग एक साथ ऐसे? इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब पुलिस को घर की तलाशी में 11 डायरीज मिली। 11 डायरीज? जितने लोग मरे उतनी डायरीज? हाँ, 11 डेथ्स, 11 डायरीज। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। और ये डायरीज कोई 1-2 दिन पुरानी नहीं थी। पुलिस को पता चला कि ये पिछले 11 सालों से लिखी जा रही थी, 2007 से। क्या कह रही हो? 11 साल से डायरीज मेंटेन कर रहे थे? किसकी थी ये डायरीज? मतलब कौन लिख रहा था और क्या लिखा था इनमें? ऐसा क्या था? जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम थे उस वक्त, आलोक कुमार, उन्होंने इसके बारे में मीडिया को बताया था। डायरीज में हाथ से लिखे हुए नोट्स थे, हैंड रिटन, और इन नोट्स में डिटेल में इंस्ट्रक्शंस थे। इंस्ट्रक्शंस? किस चीज के? इंस्ट्रक्शंस थे कि कैसे हाथ पैर बांधने, कैसे मुंह पर टेप लगाना है, कैसे आंखों पर पट्टी बांधनी है। और ये इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मैच करते थे उस सीन से जो पुलिस को घर में मिला था। जैसे 10 लोग लटके हुए मिले थे, बिल्कुल वैसा ही डायरीज में डिस्क्राइब किया गया था। ओह माय गॉड!
मतलब ये सब पहले से प्लान किया गया था और प्लान डायरीज में लिखा हुआ था। ये तो अनबिलीवेबल है। और क्या था डायरीज में? सिर्फ इंस्ट्रक्शंस? नहीं, और भी बहुत कुछ था। डायरीज में एक स्पेसिफिक रिचुअल का जिक्र था, उसे नाम दिया गया था बढ़ तपस्या। बढ़ तपस्या। बढ़ मतलब बनियन ट्री, बरगद का पेड़। हाँ, जैसे बरगद की जड़ें नीचे लटकती हैं, शायद वैसा ही कुछ लटकने का रिचुअल था ये। डायरीज में बॉडी की पोजीशन क्या होगी, हाथ कहाँ रखने हैं, किस टाइम पर ये क्रिया करनी है, सब कुछ, हर छोटी डिटेल लिखी हुई थी। भाद्र तपस्या? ये कैसा रिचुअल है? पहले कभी सुना नहीं। और ये इंस्ट्रक्शंस दे कौन रहा था? किसकी तरफ से लिखा जा रहा था ये सब? डायरीज में कुछ मेंशन था? यहाँ पर कहानी और भी ज्यादा स्ट्रेंज और भी ज्यादा बिजार हो जाती है। डायरीज में मेंशन था कि ये इंस्ट्रक्शंस एक स्पिरिचुअल गाइड दे रहा है। स्पिरिचुअल गाइड? कौन? और ये गाइड परिवार से ललित चुंदावत के थ्रू बात करता था। और ये गाइड कौन था? उनके मुताबिक ये ललित के पिता भोपाल सिंह की आत्मा थी। क्या मतलब? ललित के फादर जिनकी डेथ हो चुकी थी, उनकी आत्मा? हाँ, भोपाल सिंह की डेथ 2007 में हो चुकी थी नेचुरल कॉजेज से। परिवार का मानना था कि उनकी आत्मा ललित के अंदर आती है और उन्हें गाइड करती है। आर यू सीरियस? मतलब ललित ये क्लेम कर रहा था कि उसके अंदर उसके मरे हुए पिता की आत्मा आती है और वो परिवार को गाइड करती है, और पूरा परिवार इस बात को मानता था फॉर 11 years? हाँ, डायरीज के हिसाब से यही सच था उस परिवार का। डायरी एंट्री से पता चलता है कि भोपाल सिंह की डेथ के बाद ललित काफी चुप सा हो गया था, शायद ट्रॉमा में था। फिर कुछ टाइम बाद उसने परिवार को बताया कि उसके फादर की स्पिरिट उससे कम्युनिकेट करती है। और परिवार ने मान लिया? उन्होंने मान लिया। शायद उन्हें लगा कि ये उनकी लाइफ को बेहतर बनाने का तरीका है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का। और 2007 से ही ललित के साथ साथ उसकी नीस प्रियंका और एक और नीस नीतू ये डायरीज लिख रही थीं। वो लोग पिता की आत्मा के दिए गए इंस्ट्रक्शंस नोट करती थीं। 11 साल से ये सब चल रहा था। ये तो विश्वास करना भी मुश्किल है। एक पूरा परिवार जिसमें यंग एजुकेटेड लोग भी थे 11 साल तक इस बात में जीता रहा, और डायरीज में इतने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस थे जो क्राइम सीन से मैच हुए। बहुत स्पेसिफिक। एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक एंट्री में लिखा था कि बेबे मतलब नारायणी देवी वो उम्र की वजह से खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए रिचुअल के टाइम अलग कमरे में बिस्तर पर लेटी रहेंगी। और पुलिस को? और पुलिस को नारायणी देवी की बॉडी वैसे ही मिली थी, अलग कमरे में, स्ट्रैंगल्ड नॉट हैंग्ड, बिल्कुल डायरी के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। ये तो गूस बम्स आ रहे हैं सुनकर। और कोई ऐसी बात जिससे ये पता चले कि उनका इंटेंशन क्या था? क्या वो सद मरना चाहते थे या कुछ और प्लान था? एक लाइन डायरीज में ऐसी मिली जो शायद सबसे ज्यादा चिलिंग है और उनके माइंडसेट को, उनके एक्सपेक्टेशन को बताती है। उसमें लिखा था, मैं कोट करती हूँ, सब अपने हाथ खुद बांधेंगे और जब क्रिया मतलब रिचुअल हो जाएगी तो सब एक दूसरे के हाथ खोलने में मदद करेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? इस लाइन से ऐसा लगता है कि वो मरने की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे थे। उन्हें शायद ये लगता था कि ये रिचुअल खत्म होगा, उन्हें कोई दिव्य अनुभव होगा या उनके पिता की आत्मा उन्हें आकर बचा लेगी और फिर वो सब नॉर्मल हो जाएंगे, एक दूसरे के हाथ खोल देंगे। दे एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव। वो किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। ये सुनकर तो और भी ज्यादा दुख हो रहा है। उन्हें लगा वो बच जाएंगे, फिर ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला? क्या किसी ने नशे में ये सब किया था, कोई जहर? फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने भी डायरीज की थ्योरी को ही सपोर्ट किया। 10 लोगों की मौत का कारण लिगेचर हैंगिंग और दम घुटना एस्फिक्सिएशन बताया गया। नारायणी देवी का कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन था। सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी बॉडी में स्ट्रगल के साइंस नहीं मिले। और ड्रग्स या पॉइजन? टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स कंप्लीटली नेगेटिव आई, मतलब किसी ने कोई ड्रग या पॉइजन कंज्यूम नहीं किया था। ये सब होशो हवास में किया गया लग रहा था, विलिंगली, सबकी मर्जी से। मौत का टाइम भी कंफर्म हुआ, 30 जून की रात और 1 जुलाई की सुबह के बीच का। और सीसीटीवी फुटेज, उससे कुछ पता चला था घर के आसपास से? हाँ, सीसीटीवी फुटेज से भी इंपॉर्टेंट क्लूज मिले। पुलिस ने आसपास के सारे कैमरास चेक किए और उनमें दिखा कि घटना से कुछ दिन पहले परिवार के अलग-अलग लोग, कभी ललित, कभी उसकी वाइफ टीना, कभी बच्चे, वो सामान लाते हुए दिखे जो रिचुअल में यूज हुआ था। क्या सामान? जैसे स्टूल्स खरीदे गए, वायर्स लाए गए,
टेप के रोल्स खरीदे गए। एक फुटेज में तो घर की लेडीज सविता और टीना नए स्टूल्स लेकर आती हुई दिख रही हैं घर में। और वो नॉर्मल लग रहे थे ये सब करते हुए? बिल्कुल नॉर्मल, कोई टेंशन, कोई डर, कोई अजीब बिहेवियर नहीं, बिल्कुल कैजुअल। और साथ साथ प्रियंका की शादी की तैयारी भी चल रही थी, तो बाहर से देखने वाले के लिए सब कुछ नॉर्मल था। हैंडराइटिंग एनालिसिस भी हुई होगी डायरीज की, ये कंफर्म हुआ कि कौन लिख रहा था? हाँ, हैंडराइटिंग एनालिसिस से कंफर्म हुआ कि डायरीज मेनली प्रियंका और नीतू ने लिखी थी। लेकिन उनका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था, उनका कन्विक्शन इतना गहरा था कि उन्हें जेन्युइनली लगता था कि ये उनके दादा भोपाल सिंह की आत्मा है जो ललित के थ्रू बोल रही है और वो बस उसके इंस्ट्रक्शंस नोट कर रही हैं। ललित वाज बेसिकली द मीडियम। तो पुलिस ने क्या कंक्लूड किया? मास्टरमाइंड कौन था सबके पीछे? किसका आइडिया था ये सब? पिता की आत्मा आने का ये डिल्यूजनल बिलीफ शुरू किया और धीरे धीरे ओवर 11 इयर्स पूरे परिवार को इसमें शामिल कर लिया। उन 11 सालों में उसने एक तरह से परिवार पर कंप्लीट साइकोलॉजिकल कंट्रोल हासिल कर लिया था। सब उसकी बात मानते थे क्योंकि वो पिता की आवाज थी। क्राइम ब्रांच का मानना था कि आखिरी दिन रिचुअल के टाइम शायद ललित ने ही सबके हाथ पैर बांधने में मदद की होगी या पूरा प्रोसेस ओवरसी किया होगा। लेकिन फिर वही सवाल बार बार आता है, अगर ललित ने सबके हाथ बांधे तो उसके खुद के हाथ कैसे बंधे? वो भी तो लटका हुआ मिला था, हाथ बंधे हुए। ये एक पॉइंट है जो थोड़ा सा अनक्लियर है। पुलिस की थ्योरी थी कि हो सकता है किसी और फैमिली मेंबर ने, शायद उसकी वाइफ टीना ने आखिर में ललित के हाथ बांधे हों, या फिर उन्होंने कोई ऐसा तरीका निकाला हो कि वो खुद ही अपने हाथ पीछे बांध सकें। पर ओवरऑल एविडेंस, खासकर वो डायरीज, ललित को ही प्राइमरी इन्फ्लुएंस मानती हैं इस पूरे एपिसोड में। ये सब सुनकर ना दिमाग एकदम चक्कर खा रहा है। एक पूरा परिवार जिसमें पढ़े लिखे लोग भी थे, एजुकेटेड थे, बिजनेस चला रहे थे, वो कैसे इस तरह के एक्सट्रीम बिलीफ सिस्टम में फंस गए? इसका कोई साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है? मतलब साइंस क्या कहता है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल है। साइकोलॉजिस्ट इस फिनोमिनन को शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर, या एक फ्रेंच टर्म है फोलिया 2 अगर 2 लोग इन्वॉल्व हो, या फोलिया फैमिली अगर पूरा परिवार इन्वॉल्व हो कहते हैं। फोलिया फैमिली मतलब फैमिली मैडनेस। सॉर्ट ऑफ ये एक रेयर कंडीशन है लेकिन डॉक्यूमेंटेड है। इसमें होता क्या है कि एक व्यक्ति, जिसे प्राइमरी केस कहते हैं, इस केस में ललित को कोई साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, यूजुअली डिलूजनल डिसऑर्डर। उसके जो डिलूजनल बिलीफ्स होते हैं, जैसे पिता की आत्मा आना, उससे इंस्ट्रक्शंस मिलना, वो इतने कन्विंसिंग तरीके से, इतने फोर्स के साथ प्रेजेंट करता है कि उसके साथ रहने वाले क्लोज लोग, सेकेंडरी केसेस, यहाँ बाकी परिवार भी उन्हीं डिलूजन्स को सच मानने लगते हैं। वो उसकी रियलिटी को अडॉप्ट कर लेते हैं। एक की साइकोलॉजी दूसरे को इन्फेक्ट कर देती है बेसिकली। हाँ, स्पेशली एक क्लोज्ड आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में, जैसा कि ये परिवार था, इमोशनली एक का डिलूजन पूरे ग्रुप का डिलूजन बन जाता है। तो इसका मतलब ललित को डिल्यूजनल डिसऑर्डर था और बाकी परिवार उसके इन्फ्लुएंस में आ गया। लेकिन क्यों? कोई तो रीजन होगा ना कि वो लोग इतनी आसानी से मान गए। हाँ, एनालिसिस के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया होगा इस सिचुएशन में। एक तो था आइसोलेशन। भले ही वो भरे पूरे मोहल्ले में रहते थे, पड़ोसियों के बीच, पर इमोशनली और साइकोलॉजिकली ये परिवार शायद काफी आइसोलेटेड था। उनकी अपनी एक अलग दुनिया थी घर के अंदर, जिसके रूल्स ललित पिता की आत्मा के नाम पर बनाता था। दूसरा, ललित्स पर्सनालिटी। ललित की पर्सनालिटी शायद नेचुरली डोमिनेंट रही होगी, और जब उसे पिता की आत्मा का डिवाइन अथॉरिटी मिल गया तो उसकी बात को काटना या क्वेश्चन करना शायद परिवार के लिए इम्पॉसिबल हो गया। वो पेट्रियार्क फिगर बन गया था इनडायरेक्टली। तीसरा, उनके स्पिरिचुअल बिलीफ्स। परिवार का हिंदू स्पिरिचुअलिटी और मिस्टिकल चीजों में, आत्माओं में, पुनर्जन्म में विश्वास था। इसने ललित के डिल्यूजन्स को एक फेमिलियर, एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क दिया। आत्माओं से कम्युनिकेशन या डिवाइन गाइडेंस की बातें उनके लिए बिल्कुल एलियन कॉन्सेप्ट नहीं थी। चौथा, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिचुअल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 साल से छोटे बड़े रिचुअल्स चल रहे थे, कभी अलग तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, कभी पूजा के खास पोस्चर्स, कभी व्रत रखना, कभी आंख मुंह ढक कर बैठना। ये सब धीरे धीरे उनकी लाइफ का नॉर्मल हिस्सा बन गया था। तो बड़ तपस्या जैसा एक्सट्रीम रिचुअल भी शायद उन्हें आखिर में उतना अजीब या खतरनाक नहीं लगा होगा जितना हमें लग रहा है। इट वॉज जस्ट द नेक्स्ट स्टेप। और पांचवा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, लैक ऑफ डिसेंट। परिवार में किसी ने भी इस पर ओपनली सवाल नहीं उठाया,
या अगर किसी ने शुरू में किया भी होगा तो उसे सोशली या इमोशनली दबा दिया गया होगा। ग्रुप थिंकिंग हावी हो गई थी, कोई बाहर से इंटरवेंशन नहीं हुआ, कोई हेल्प नहीं ली गई। और इसकी शुरुआत आपने बताया भोपाल सिंह की डेथ से हुई थी 2007 में। शायद उस ट्रॉमा ने ललित को ट्रिगर किया होगा, मेंटल हेल्थ पे असर पड़ा होगा। बहुत पॉसिबल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिता की डेथ एक बड़ा ट्रिगर था। उसके बाद ललित में काफी चेंजेस आए। वो चुप रहने लगा, उसकी आवाज चली गई थी कुछ टाइम के लिए, फिर उससे विजन्स आने लगे, आवाजें सुनाई देने लगी। ये सब एक मेंटल हेल्थ इशू के सिम्टम्स हो सकते हैं। बाकी परिवार भी उस वक्त ग्रीफ में था, वल्नरेबल था। ऐसे में जब ललित ने कहा कि पिता की आत्मा उनसे बात कर रही है, उन्हें गाइड कर रही है, तो उन्हें शायद उसमें एक कंफर्ट, एक सहारा मिला, एक होप मिली कि सब ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे वो इस विश्वास के जाल में फंसते चले गए। उन्हें लगने लगा कि ये रिचुअल्स उनकी भलाई के लिए हैं, उन्हें प्रॉस्पेरिटी देंगे, मोक्ष दिलाएंगे। और आखिरी रिचुअल बद्ध तपस्या, उन्हें लगा कि इसके बाद सब ठीक हो जाएगा, वो फिजिकली बच जाएंगे, उन्हें मरना नहीं था। हाँ, डायरी की लैंग्वेज से तो यही लगता है दे वर लाइकली एक्सपेक्टिंग अ मिरेकल। उन्हें विश्वास था कि आत्मा आकर उन्हें रोक लेगी या बचा लेगी, या उन्हें कोई दिव्य शक्ति मिलेगी। इट वॉज अ रिचुअल इंटेंडेड फॉर सैल्वेशन, फॉर अ बेटर लाइफ, नॉट सुसाइड, एटलीस्ट नॉट इन देयर कॉन्शियस माइंड्स। ये एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था जो उनके डिल्यूजन का नतीजा था। लेकिन क्या सब लोग इस थियोरी से कन्विंस थे? मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन से, मीडिया रिपोर्ट से कुछ डाउट्स भी थे लोगों के मन में? हाँ, शुरू में काफी डाउट्स रेज हुए थे, खासकर परिवार के जो मेंबर्स उस घर में नहीं रहते थे। जैसे नारायणी देवी के एक और बेटे हैं जो राजस्थान में रहते हैं, दिनेश सिंह चुंडावत। उनका और कुछ और रिश्तेदारों का शुरू से कहना था कि ये सुसाइड नहीं हो सकता, ये मर्डर है, एक कॉन्स्पिरेसी है। उनका क्या तर्क था? उनका मेरा सवाल वही था, अगर ललित मास्टरमाइंड था तो उसके हाथ कैसे बंद थे? वो लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि परिवार फाइनेंशियली अच्छा कर रहा था, प्रियंका की शादी होने वाली थी, तो सुसाइड का कोई रीजन नहीं था। वो लोग प्रॉपर मर्डर इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे थे। तो पुलिस ने मर्डर एंगल इन्वेस्टिगेट किया था इस प्रेशर में? बिल्कुल, पुलिस ने शुरू में मर्डर एंगल को भी सीरियसली इन्वेस्टिगेट किया था, इन्हीं डाउट्स की वजह से। उन्होंने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, बिजनेस राइवलरी, पर्सनल एनिमिटी, सब एंगल से जांच की, लेकिन उन्हें कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला जो मर्डर की तरफ पॉइंट करे। न कोई फोर्स्ड एंट्री, न स्ट्रगल मार्क्स, न रॉबरी, न कोई बाहर का सस्पेक्ट। जबकि दूसरी तरफ उनके पास वो 11 डायरीज थीं जो साफ साफ एक इंटरनल रिचुअलिस्टिक एक्ट की तरफ इशारा कर रही थी। इसलिए ओवरवेलमिंग एविडेंस के बेसिस पर पुलिस ने इसे रिचुअलिस्टिक मास सुसाइड जो एक एक्सीडेंट में बदल गया ड्यू टू शेयर्ड साइकोसिस कंक्लूड किया। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसमें इंडियन सोसाइटी के कुछ एस्पेक्ट्स का भी रोल बताया है। मतलब क्या हमारे कल्चर में कुछ ऐसा है जो ऐसी चीजों को कंट्रीब्यूट कर सकता है? हाँ, कुछ सोशो कल्चरल फैक्टर्स भी हैं जो इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किए गए। जैसे? एक तो है बिलीफ इन एंसेस्टर वर्शिप या कम्युनिकेशन विद स्पिरिट्स। भारतीय समाज में अलग अलग रीजन्स में पूर्वजों से कम्युनिकेशन या उनकी आत्मा की शक्ति में विश्वास काफी कॉमन है। तो ललित का क्लेम शायद परिवार को उतना अनबिलीवेबल नहीं लगा होगा। पॉइंट है। दूसरा है जॉइंट फैमिली डायनामिक्स। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम में अक्सर फैमिली हेड या जो भी अथॉरिटी फिगर होता है उसकी बात को अनक्वेश्चनिंगली फॉलो करने का एक अनस्पोकन प्रेशर होता है। यहाँ ललित ने इफेक्टिवली पिता की आत्मा के नाम पर वो पेट्रियार्क की पोजीशन ले ली थी, उसकी बात फाइनल थी। राइट। ने ललित के बिहेवियर में चेंजेस नोटिस किए हो शुरू में, लेकिन साइकोलॉजिकल हेल्प लेने के बजाय उन्होंने उसे स्पिरिचुअल टर्म्स में इंटरप्रेट किया या नजरअंदाज कर दिया। अगर सही टाइम पर प्रोफेशनल हेल्प मिल जाती तो शायद ये पूरी ट्रेजेडी रोकी जा सकती थी। ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उस आखिरी रात को, 30 जून की रात को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें, जो भी एविडेंस है उसके बेसिस पर, तो क्या सीक्वेंस रहा होगा, कैसे हुआ होगा ये सब? ओके, सो बेस्ड ऑन डायरी एंट्रीज, सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक रिपोर्ट्स, हम एक टाइमलाइन बना सकते हैं। जून के आखिरी दिनों में 28 से 30 जून के बीच रिचुअल का सामान इकट्ठा किया गया, स्टूल्स, वायर्स, टेप, वो बेडशीट जिससे पट्टियां काटी गईं, आंगन को तैयार किया गया होगा। 30 जून की रात करीब 10-11 बजे परिवार ने शायद साथ में डिनर किया होगा। रिपोर्ट्स कहती हैं उन्होंने बाहर से रोटियां ऑर्डर की थी।
शायद आखिरी बार नॉर्मल बातचीत की होगी, फिर देर रात पॉसिबली 1 बजे के आसपास आखिरी रिचुअल बद्ध तपस्या शुरू हुआ होगा। रिचुअल कैसे शुरू हुआ होगा? मतलब स्टेप्स क्या थे? डायरी के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सबने पहले शायद कोई पूजा की होगी, फिर आंगन में इकट्ठे हुए होंगे, स्टूल्स अपनी अपनी जगह लगाए गए होंगे, सबने अपनी अपनी डेजिग्नेटेड पोजीशन ली होगी ग्रिल के नीचे, फिर एक दूसरे की मदद से या खुद ही हाथ पीठ पीछे बांधे होंगे, मुंह पर टेप लगाया होगा, आंखों पर वो कपड़े की पट्टी बांधी होगी, कानों में रुई डाली होगी, फिर गले में वो फंदा जो तार या कपड़े का बना था वो डाला होगा जो ऊपर ग्रिल से लटक रहा था। और फिर सब लोग स्टूल पर खड़े थे इस वक्त। स्टूल किसने हटाए ये अभी भी क्लियर नहीं है। ये एग्जैक्ट सीक्वेंस तो कोई नहीं जानता, पर पुलिस की एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये है कि शायद ललित ने परिवार के सबसे छोटे मेंबर्स 15 साल के ध्रुव या शिवंग को ये टास्क दिया हो। उनसे कहा गया हो कि जब रिचुअल का क्लाइमैक्स आए, जब पिता की आत्मा दर्शन देगी या उन्हें बचाएगी, तब स्टूल हटा देना है। बच्चों को? हाँ, और उन बच्चों ने उस विश्वास में वैसा ही किया होगा। उनके स्टूल हटाते ही बाकी लोग लटक गए होंगे और फिर आखिर में शायद उन्होंने भी खुद वैसा ही किया होगा, ये सोचते हुए कि उन्हें भी बचा लिया जाएगा। सब लोग आखिरी पल तक उस चमत्कार का, उस रेस्क्यू का इंतजार कर रहे होंगे जो कभी नहीं हुआ, और फिजिक्स ने अपना काम कर दिया। ओह गॉड। और नारायणी देवी, उनका क्या हुआ सीक्वेंस में? उनका सीक्वेंस थोड़ा अलग लगता है। पुलिस का मानना है कि शायद रिचुअल के शुरू में ही या बीच में उन्हें अलग कमरे में ले जाकर उनका गला घोटा गया, क्योंकि डायरी में लिखा था कि वो लटक नहीं सकती। ये एक्ट भी उसी ओवरऑल रिचुअल का पार्ट माना गया होगा, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए। ये पूरी कहानी इट्स जस्ट डीपली अनसेटलिंग। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ सोसाइटी पर, मीडिया में? बहुत चर्चा हुई थी इसकी। जबरदस्त इम्पैक्ट हुआ था। मीडिया ने इसे 24/7 कवर किया था काफी टाइम तक। हर न्यूज़ चैनल, हर न्यूज़पेपर इससे भरा हुआ था। इस केस ने नेशनल लेवल पर मेंटल हेल्थ, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, जॉइंट फैमिली डायनामिक्स, रिलीजन और फेथ के डार्क साइड जैसे मुद्दों पर एक सीरियस डिबेट शुरू कर दी। लोग हैरान थे, डरे हुए थे कि एक मॉडर्न सिटी के बीच में एक सीमिंगली नॉर्मल परिवार के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और इस पर शोज, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है ना? मतलब इसका इन्फ्लुएंस लंबा रहा है। हाँ, इसकी लेगेसी पॉप कल्चर में भी काफी स्ट्रांग दिखती है। क्राइम पेट्रोल ने इस पर एपिसोड बनाया, फिर नेटफ्लिक्स पर एक बहुत ही डिटेल्ड और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्री सीरीज आई, हाउस ऑफ सीक्रेट्स, द बुरारी डेथ्स, जिसने केस को, परिवार की साइकोलॉजी को काफी गहराई से एक्सप्लोर किया। मैंने देखी है, वो काफी अच्छी थी। हाँ, फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आखिरी सच आई, जो फिक्शनलाइज्ड थी पर लूसली इसी केस से इंस्पायर्ड थी। अभी हाल ही में जियो सिनेमा पर गांट सीरीज आई है, वो भी इसी केस के बैकड्रॉप पर बेस्ड लगती है। ये सब दिखाता है कि ये केस लोगों के जहन में कितना गहरा उतर गया है, कितना डिस्टर्बिंग था। तो ये थी बुरारी डेथ्स की एक ऐसी दास्तान जो जितनी रियल है उतनी ही अनबिलीवेबल लगती है। एक ऐसा मामला जो हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है कि विश्वास और डिल्यूजन, फेथ और मैडनेस के बीच की लकीर कितनी पतली, कितनी डेंजरस हो सकती है। और कैसे एक परिवार जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल हंसता खेलता दिख रहा था, वो अंदर ही अंदर एक ऐसी अलग रियलिटी में जी सकता है जिसका बाहर की दुनिया को कोई अंदाजा ही ना हो जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel, Phantom Dastan.